हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे टीडीपी अर्थात ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक चल रहा है। इसके मैंने 2 वीडियो आपको कंप्लीट किए। आज का यह तीसरा वीडियो है और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, पैरामीटर्स ऑफ लाइन। इससे आपके 2 से 3 MCQ के क्वेश्चन बनने वाले हैं और भी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके 1-2 तो बनेंगे और आने वाले वीडियो में लगातार आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कुछ स्टूडेंट के यही कमेंट आ रहा है कि आप सर एक क्वेश्चन ऐसे लाइए और उसके 4 ऑप्शन आप दीजिए और उसमें से कौन सही आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं उसका कोई आपका मतलब नहीं निकलेगा, रटने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं जो आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप कम से कम आपको 10 क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा तो उसमें से आप 8 से 9 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। रीजन क्या है कि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट आप एक टॉपिक का समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा मत करें कि आप 100 क्वेश्चन आप पढ़ लें और आपसे जो 101वां क्वेश्चन दिया जाए वो डिफरेंट होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, पिछला 2 वीडियो अगर आपने क्लियर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देखिए। पीपी का मैंने 15+ वीडियो अर्थात पावर प्लांट का 15+ वीडियो अगर आप उसको देख लेंगे तो 100% उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको MCQ देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने उसमें थर्मल और हाइड्रो और प्लस आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत डिटेल में आपको समझाया। जो स्टूडेंट इस चीज़ों को देखा होगा उनको ऑलरेडी वो चीज़ पता होगा, क्योंकि आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट को ओपन करके आप खुद चेकआउट करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, अन्यथा आप मत देखिएगा। तो देखिए दोस्त, यहां पर पैरामीटर्स ऑफ लाइन की बात करें, हम यहां पर आज विशेष टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया कि जैसे जनरेटिंग स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन से जो आपकी लाइट बनती है वो 11 kV की बनती है। ओके, 11 kV के बाद जब आपका यहां से ट्रांसमिट होती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, जो कि 11 kV को अपडेट करता, अपडेट मतलब अप किया जाता है, इसके वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है और 11 kV को ये 400 मतलब 400 kV कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? आपको हमने बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अर्थात सबसे पहले क्या किया जाता है, जब GS जनरेटिंग स्टेशन से 11 kV की सप्लाई आती है तो प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत 400 kV में, फिर इसको 400 kV को 33 kV में, 33 kV में फिर से इसको क्या किया जाता है, ऐसे समझिए। पहले आपको हमने बताया 411 kV होगी, उसको क्या किया जाएगा 400 kV में, फिर उसको क्या किया जाएगा दोस्त 33 kV में। यहाँ 11 से जो 400 आया प्राइमरी हो गया, फिर 400 से 33 आया ये आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और जब 33 से आपकी 11 kV आती है ये आपका क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब 11 kV से 415 वोल्ट या फिर आपका 220 आपके कंज्यूमर अर्थात आपके घर या हमारे घर लाइट पहुंचती है तो वो कौन सी लाइट होती है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि हम सभी को चाहिए। ये भी हमने आपको डिटेल में बताया कि 415 3 फेज सिंगल फेज 3 फेज के लिए है और 220 आपके सिंगल फेज सप्लाई के लिए, अर्थात 2 फेज जो 220 वोल्ट होगी उसके लिए एक आपका फेज होगा और दूसरा आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 2 वायर होंगे। लेकिन अगर वहीं पर 3 फेज होगा तो उसमें 3 वायर होंगे, ये तो आपके RBY, ये तो आपके फेज हो गए, साथ में एक आपका न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब 3 फेज और 4 वायर होता है ना, आपका RBY और एक आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो RBY न्यूट्रल होता है। अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और जानकारी दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। लेकिन आज का टॉपिक पैरामीटर्स ऑफ लाइन की बात करें तो देखिए, पैरामीटर्स ऑफ लाइन में आपका जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये आपकी लाइन आ रही है, ठीक है दोस्त, ये आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट है, मतलब इधर से सेंडिंग एंड है, इधर से सप्लाई भेजी जा रही है और इधर आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहां पर लाइन भेजी जा रही है तो उसमें क्या लगा हुआ है, कंडक्टर, जो कॉपर का कंडक्टर यूज किया गया है। इस कॉपर के कंडक्टर में इसके में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें सबसे पहले एक इसमें पैरामीटर्स के अंतर्गत रेजिस्टेंस को रखा गया है। दूसरा आपका होता है इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इंडक्टेंस का मतलब दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, इंडक्टेंस का मतलब इंडक्टेंस आप समझिए। और यहाँ पर फिर क्या है आपका कैपेसिटेंस, क्या है दोस्त, कैपेसिटेंस, जिसे आप धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं, R, L और C, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और आपका क्या यहाँ पर कैपेसिटेंट, इंडक्टेंस और आपका इंडक्टेंस। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि ये आपका जो वायर आपको दिख रहा है, इसमें ये जो आपका है वो रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है और जो C आपको दिख रहा है ये कैपेसिटेंस है। तो जब आपकी यहाँ पर से देखिए एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर, आप ऐसा फील कीजिए कि आपके लाइन 2 लाइन जा रही है। ठीक है,
मतलब दो कंडक्टर ऊपर से जा रहे हैं और उस कंडक्टर को आप देख रहे हैं, उस कंडक्टर में क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो उसमें दो चीज़ होगा। देखिए डीसी आप पढ़ते हैं तो डीसी में ओनली आप रजिस्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन एसी में तीनों प्रॉपर्टी आ जाती है, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब आर एल सी तीनों आता है, लेकिन डीसी में ओनली आपका आर आता है। ठीक है, बोले तो रजिस्टेंस, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो केवल उसमें रजिस्टेंस होता है। अब सुनिए ध्यान से, जब हम यहाँ पर एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ गया, जो सप्लाई जा रही है उस कंडक्टर में आपका रजिस्टेंस भी होगा और आपके इंडक्टेंस भी होगा। ये तो दोनों आपके सीरीज में होते हैं, लेकिन दो कंडक्टर के बीच में, एक कंडक्टर ये है, इसको कंडक्टर 1 लिख दीजिए, इसको कंडक्टर 2 लिख दीजिए। ठीक है, इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो एयर गैप है, इसके कारण क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। तो यही इनके बीच क्या, मतलब इनके बीच आप समझिए एयर गैप के कारण ही तो कैपेसिटेंस होता है। ओके, एयर गैप के कारण ही आपकी धारिता होती है। तो दो कंडक्टर के बीच जो गैप है उनमें दोनों में करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने के कारण इनके बीच जो एयर गैप है इसके कारण इसमें कैपेसिटेंस आ जाता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दो कंडक्टर है तो इसमें रजिस्टेंस, कंडक्टेंस या आपका कैपेसिटेंस कहाँ है, तो आप बताएंगे ये आपका कंडक्टर है तो इसमें रजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये तो सीरीज में होते हैं, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है, सी धारिता, वो दोनों कंडक्टर के पैरेलल के बीच में होता है, दो कंडक्टर के बीच में होगा ना, क्योंकि ये एयर गैप के कारण होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में है। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है आर, मतलब ये क्या है, ये आपके 3 पैरामीटर हैं, आर एल सी। वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा आप इसको स्किप कीजिए, बाद में आप देखिए, लेकिन देखिए तो पूरा चीज़ों को समझिए, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल मत रखें, नहीं आगे आप कंफ्यूज होंगे। ओके, ये आपका क्या है, रजिस्टेंस, जिसे आप लाइन रजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टेंस का आपको यूनिट पता है क्या होता है, ओम। अब यहाँ पर हम लाइन रजिस्टेंस कह रहे हैं इसलिए ओम प्रति किलो, मतलब ओम पर किलोमीटर है। ऐसा क्यों कह रहा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इंडक्टेंस का मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी, आप सभी को पता है इंडक्टेंस का जो मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और अगर हम कहें कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है तो उसका होता है फैराड। देखिए आर का मात्रक जो होता है वो होता है क्या, ओम, ओम होता है। लेकिन आपके इंडक्टेंस एल का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है हेनरी। क्या होता है दोस्त, हेनरी होता है। और वहीं पर अगर हम सी कैपेसिटेंस की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपका होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। अब यहाँ पर बात यह है कि आपका यहाँ पर जो लाइन है, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का तार आप खींच रहे हैं, जैसे एक खंबे से दूसरे खंबे तीसरे खंबे जा रहे हैं तो वो कुछ किलोमीटर होगा। ओके, तो यहाँ पर मीटर में हम दूरी नहीं नापेंगे, 1 मीटर कितना होगा, बहुत कम होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो अगर आप एक खंबे से दूसरा खंबा देखेंगे तो कुछ डिस्टेंस होता है। तो इसी प्रकार ये दूरी जो होती है किलोमीटर में ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टेंस जो देखा जाएगा वो किलोमीटर में देखा जाएगा। तो जब किलोमीटर में देखेंगे तो ओम पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितना ओम है, कितना रजिस्टेंस है, इसी को कहते हैं लाइन रजिस्टेंस। और जब आप यहाँ पर रजिस्टेंस निकालेंगे तो ये चीज़ करेंगे। इसी के साथ अगर आप 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कंडक्टर जो आपका वायर आपने लगाया है, तार आपने लगाया है, उसमें अगर आप इंडक्टेंस निकालेंगे तो हेनरी प्रति किलोमीटर करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे तो फैराड प्रति किलोमीटर करेंगे। मतलब पर किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना रजिस्टेंस है तो उसे कहते हैं लाइन रजिस्टेंस। 1 किलोमीटर में कितना हेनरी है उसे कहते हैं इंडक्टेंस। 1 किलोमीटर में कितना फैराड है, धारिता है, उसे कहते हैं आप लाइन कैपेसिटेंस। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। ओके, कुछ अलग नहीं है, बात यहां पर है डिस्टेंस की, इसीलिए किलोमीटर से डिवाइड नीचे अपान में किया गया है। ओके, डिस्टेंस की बात की गई है। ये आपके लाइन पैरामीटर आपको हमने बता दिया क्या है, आर एल और सी, ये लाइन के पैरामीटर हैं। पैरामीटर का मतलब क्या है कि इस लाइन में कौन कौन से पैरामीटर हैं, क्या क्या इसमें फैक्टर आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस है उस लाइन में, उस कंडक्टर में, और प्लस आपका क्या है, इंडक्टेंस है, प्लस क्या है, कैपेसिटेंस है। अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ आर। बोले तो रेजिस्टेंस का महत्व, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इसका इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, आर का इस कंडक्टर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में आप समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखिए, अन्यथा बाद में देखिए, बट समझिए पूरा पॉइंट। देखिए हम देखिए आपको फार्मूला से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूला जब याद हो जाएगा तो एक फार्मूले से आप मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि सभी फार्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं देखिए आपको बहुत यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखा हूँ, बस फार्मूला लिखा हूँ, इसलिए कि आप फार्मूला अगर समझ गए
तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा जाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं सोचना आपको। अब देखिए रेजिस्टेंस है, देखिए इंपीडेंस बोले तो प्रतिबाधा का फार्मूला आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको पता भी होगा, जेड इक्वल टू होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपको याद है, जेड इक्वल टू क्या होता है, r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पता है। तो जेड इक्वल टू जो इंपीडेंस है इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, यस रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जो ये आपका फार्मूला है, हम ये कह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में, भाई हमने आपको बता दिया कि ये जो आपकी लाइन जा रही है इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तब इस लाइन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इंडक्टेंस को बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहां पर मेन पॉइंट अभी हम लेकर चल रहे हैं रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर क्या बात करेंगे, फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की बात करेंगे। पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस को देखें तो इंपीडेंस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपको पता है, अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस के मान को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं, तो आपका इंपीडेंस का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये आपका क्या होगा भाई, आपका रूट के अंदर हो चाहे जैसे हो, बट है तो ऊपर ही ना। तो आपका अगर जेड इनवर्सली होता तो आर को बढ़ाते तो जेड आपका घट जाता, लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती है। तो यहां पर आर का मान इंक्रीज करेंगे, जैसे हम मानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का मान, आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मान अधिक है तो इंपीडेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सुनिए, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो इंपीडेंस का मान बढ़ा, पहला पॉइंट। तो मल्टीपल चॉइस जो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन बताइए, तो पहला आप यहीं से नोट कीजिए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट ने वहाँ पर आंसर भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही कह सकते हैं 4-5 स्टूडेंट ने ही वहाँ पर उन 2 वीडियो के लास्ट में आंसर को पिटअप मतलब दिया था कि सर मतलब इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हमने उसमें पूछा था कि अगर आप पावर फैक्टर को क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपके मतलब आपकी इफिशियंसी पर या वोल्टेज रेगुलेशन क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पिछले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम ये कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कहता हूं, मैं समझता हूं कि वीडियो कितने लोग लास्ट में देखते हैं, ये चीज़ मुझे पता चल जाता है। तो यहां पर अगर दोस्त रेजिस्टेंस के बढ़ाने से इंपीडेंस बढ़ रहा है तो इसका क्या प्रभाव है, इसका नेक्स्ट प्रभाव पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप पे। वोल्टेज ड्रॉप का क्या फार्मूला होता है, V = I/R। एक दूसरे फार्मूले को आप क्या करिए, कंपेरिजन करके जोड़ के रखिए, तब आपको याद होगा। अब ऐसे सोचिए कि अगर इंपीडेंस का मान बढ़ा, इंपीडेंस का मान क्यों बढ़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो इंपीडेंस बढ़ गया। अगर इंपीडेंस बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अच्छा, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होता है V = I/R। इसमें आर है तो आर का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, लेकिन हम आर यहां पर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अब ऐसे समझिए, ये आप एसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर नहीं, यहां पर हम जेड की बात करेंगे, इंपीडेंस की। ओके, समझिए, अगर वोल्टेज ड्रॉप की सिंपली बात करें तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वी का बोले तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब समझ रहे हैं, लॉस हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगी तो उसमें ड्रॉप ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा, इफिशियंसी घट जाएगी। ठीक है, बात को समझिए। तो यहां पर क्या हुआ कि आर का मान बढ़ा तो वी का मान बढ़ा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। अगर हम ओवरऑल बात करें, टोटल वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, तो उस फार्मूले को लिखेंगे V = I/Z। हम I/Z क्यों लिख रहे हैं, Z इसलिए लिख रहे हैं कि ये बात होती है इंपीडेंस की। इंपीडेंस बोले तो प्रतिबाधा, क्यों, चूंकि हम बात कर रहे हैं एसी की। एसी में दोस्त आपका होता है R, X भी होता है, इसमें केवल R नहीं होता है, इसलिए हम Z लिखेंगे। पहले ही फार्मूला आपको हमने लिख दिया था, Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर Z का मान बढ़ेगा, अगर आपका जेड का मान, भाई जेड का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो जेड का मान बढ़ेगा, और जेड का मान बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। कहने का मतलब ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप भी इसका बढ़ जाएगा अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। आप कैसे भी इसको समझिए, बस कंपैरिजन कीजिए एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए कह रहा हूं एक एक पॉइंट से आप वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि पार्ट 3 देखा, पार्ट 1 देखा, बीच बीच में देखिए, एक रेगुलर वीडियो देखिए, क्योंकि मैं एक दूसरे को आपसे जोड़ कर लेकर चल रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको सभी पॉइंट क्लियर समझ में आए। अब समझिए,
यहाँ पर क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप इधर से सेंडिंग बोले तो आपको इधर से वोल्टेज दिया जा रहा है 100 और इधर आपको 90 मिल रहा है, तो क्या आपने जितना भेजा, जितना सेंड किया गया, सेंडिंग एंड से जितना भेजा गया, क्या रिसीविंग एंड पे उतना आपको मिला? नहीं, आपको 90 मिला। तो 10 कहाँ गया? 10 आपका लॉस हो गया। 10 आपके कंडक्टर में, रास्ते में लॉस हो गया। तो जितना भेजा गया उतने नहीं मिला। ये जो लॉस हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये वोल्टेज रेगुलेशन के कारण हो रहा है। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए या फिर आपका खराब होना चाहिए? तो वोल्टेज रेगुलेशन होना अच्छी बात नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? वोल्टेज का रेगुलेट होना, कम या ज़्यादा होना। तो हम तो चाहते हैं कि जितना हम वोल्टेज अगर 100 भेज रहे हैं तो इधर भी 100 हमें मिले, हमें कम मत मिले, ठीक है? मतलब हमें ना ज़्यादा मिले, कम ज़्यादा तो हो नहीं सकता है किसी ऐसी कंडीशन में, लेकिन एक उसका भी होता है, एक इफेक्ट होता है, ठीक है? उसको मैं आपको बताऊंगा कि सेंडिंग एंड से ज़्यादा भेजा जा, मतलब सेंडिंग से जो वोल्टेज भेजा जाएगा रिसीविंग में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन सा इफेक्ट होता है, अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन VR। और अगर सिंपली आप समझे, चूंकि हमने बताया भी था, वोल्टेज रेगुलेशन VR ऐसे आप समझिए शॉर्ट फॉर्म में, VR VS माइनस VR अपान VR। ये फार्मूला हमने बताया था, अगर आपको पता हो। मतलब ये सेंडिंग का वोल्टेज है, ये रिसीविंग का वोल्टेज। सेंडिंग में से रिसीविंग के वोल्टेज को घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और नीचे VR है, मतलब रिसीव जो कर रहे हैं वोल्टेज। ओके, सेंडिंग का मतलब जैसे हमने कहा 100 आपने भेजा और आपको रिसीविंग वोल्टेज कितना? 90 मिला, तो 10 का क्या हो गया? लॉस। तो 10 का लॉस मतलब क्या है? ड्रॉप है। तो आपका ड्रॉप क्या हो गया? बढ़ गया। अगर ये वैल्यू, अगर आपकी ड्रॉप बढ़ेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है उसे कहते हैं पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन आपका बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है? ये गलत बात है। तो यहां पर आपके रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है? ड्रॉप बढ़ रहा है, और ड्रॉप के बढ़ने से क्या हो रहा है? आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर भी बहुत पॉइंट मैंने लिखा है, इसको ध्यान दीजिए। अगर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी बताता हूं। पहले यहां पर समझ लीजिए पावर फैक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप 5 पॉइंट को नोट करिए, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं है, कौन 5 पॉइंट नोट करिए कि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इफिशियंसी क्या है, हर एक, जैसे RLC है, तीनों पैरामीटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, पावर फैक्टर क्या है, इफिशियंसी क्या है, ठीक है? उसमें उसका बोलते हैं क्या कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है? प्लस उसमें पावर लॉस क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आप सभी को पता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R/Z, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। ये सीरीज सर्किट के लिए होता है। आप सीरीज सर्किट पढ़ेंगे और पैरेलल सर्किट, तो उसमें पावर फैक्टर के दूसरे फार्मूले होते हैं, लेकिन एज अ सीरीज सर्किट अगर हम बात करें तो समझिए यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं, केवल किसका मुद्दा चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं? केवल रेजिस्टेंस की बात चल रही है। रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या महत्व है आपके कंडक्टर में, बस वही को आपको देखना है। तो R का मान बढ़ेगा तो क्या cos फाई का मान नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। R का मान चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R बढ़ गया तो पावर फैक्टर बढ़ गया। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। एक तो पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट, पावर लॉस क्या होगा? तो पावर लॉस भी बढ़ जाएगा। क्यों? अच्छा, ये पॉइंट मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है? एक एक पॉइंट आप भी बना के इसको लिखिए। एक स्टूडेंट ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, ठीक है? एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसे ही, उनका प्रेमचंद करके नाम उनका था, उन्होंने भेजा था इंस्टा पे, उन्होंने फोटो भी क्लिक कर भेजा था और प्लस स्टोरी भी उन्होंने लगाया था। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा पॉइंट वाइज जैसे मैंने लिखा था उन्होंने अच्छे से और अच्छे से उन चीज़ों को लिखा था। ये अच्छा लगा कि आप वीडियो को देखकर चीज़ों को लिख लेते हैं तो आपको आगे की नोट्स भी बन जाती, तो आप अच्छे से आगे भी सेमेस्टर में पढ़ पाएंगे। ये आपके बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? और मैंने कहा जब लिख लेते तो आपको याद रहता है। पावर लॉस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, पावर लॉस जो होता है दोस्त, पावर लॉस जो होता है वो P=I²R होता है। P=I²R होता है। तो सिंपली अगर R का मान बढ़ेगा तो क्या P का मान नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ पर आई को कांस्टेंट मान के चलिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा आई क्या हो रहा है, आई कुछ नहीं करना, हमें केवल इस समय क्या देखना है, रजिस्टेंस देखना है। रजिस्टेंस का मान बढ़ा तो पी का मान, पी मतलब पावर लॉस, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है पावर लॉस। अगर रजिस्टेंस का मान बढ़ा तो पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपका जो कंडक्टर है, कापर का कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आर उसका रजिस्टेंस है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो आई आपका हो गया, आर हो गया, तो पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आर का मान अगर बढ़ता है तो पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है तो पावर लॉस ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया पावर रेजिस्टेंस हरदम पावर को एब्जॉर्ब नहीं, पावर को हरदम क्या करता है, डेसिपेट करता है, बोले तो एब्जॉर्ब नहीं, ये आपका क्या करता है, बाहर करता है। जो भी इसके पास एनर्जी आएगी वो क्या कर देगा, डेसिपेट कर देगा, ठीक है, डिलीवर कहिए या डेसिपेट कहिए। ओके, यहां पर पावर लॉस इसमें बढ़ रहा है। तो अगर पावर लॉस बढ़ता है क्या अच्छी बात है, नहीं। इफिशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफिशियंसी आपकी घट जाएगी। रीजन क्या है, इफिशियंसी बराबर होता है दोस्त आउटपुट अपान इनपुट, सभी को पता है इफिशियंसी, आपको सभी को पता है। ईटा इक्वल टू अगर हम देखें तो आउटपुट अपान क्या होता है, इनपुट होता है। लेकिन एजा हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट अपान इनपुट की जगह पर लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। क्या लिख सकते हैं, जो हमें इनपुट प्राप्त हो रही है, इनपुट जो प्राप्त हो रही है, वो जो भेज रहे हैं वो हमें जो इनपुट जो हमने भेजा है वो किसके बराबर होगा, समझिए। जो इनपुट हमें यहाँ पर उधर से भेजा गया है वो जो आपको आउटपुट मतलब जो आपको मिली है प्लस रास्ते में जो लॉस हो गया है, उन दोनों का योग ही तो इनपुट होगा। तो इनपुट की जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉस, उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि आपका अगर लॉस बढ़ेगा, अगर आपका लॉस बढ़ेगा तो आपकी ये जो ईटा का मान है वो कम हो जाएगा। ईटा बोले तो इफिशियंसी, भाई सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉस का। अगर आपका लॉस बढ़ेगा तो ईटा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, लॉस बढ़ेगा ईटा का मान कम हो जाएगा, इफिशियंसी घट जाएगी। नेक्स्ट आपका सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये है, अगर आपके रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाएगा। सेफ्टी फैक्टर ऐसे आप सिंपली भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो आपके लॉस बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाएगा, इफिशियंसी खराब हो जाएगी, मतलब इफिशियंसी यहाँ पर क्या हो रही, कम हो रही, मतलब उसको सेफ्टी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सेफ्टी फैक्टर क्या है कि सेफ्टी फैक्टर का मतलब है जितना ज़्यादा आप सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर लॉस ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसे समझिए कि सेफ्टी फैक्टर मतलब सेफ्टी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब सेफ्टी फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। लॉस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्या, वोल्टेज रेगुलेशन हुआ। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ, यहां पर खराब हो रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, और इफिशियंसी यहां पर घट रही है, ठीक है। तो इफिशियंसी यहां पर घट रही तो यहां पर सेफ्टी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सो सेफ्टी फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक पॉइंट हमने यहां पर लिखा है आपकी जानकारी के लिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पावर को डेसिपेट करता है। पावर बोले या एनर्जी बोले, पावर या फिर आपकी एनर्जी, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, हरदम क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, लॉस। और आपकी जानकारी के लिए आपको पता है कि जो आपका आर है ये तो आपका पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता, डेसिपेट करता है, लेकिन एल और जो सी है, एल और सी है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। इंडक्टेंस का फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि ये इतनी एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कौन, इंडक्टेंस, हाफ एल आई स्क्वायर। और जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर, कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें एल होता है, इसमें आपका वी होता है, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्या करते हैं, ये पावर को स्टोर करते हैं, ठीक है, और पावर को स्टोर करते हैं, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो पावर को स्टोर नहीं करता, वो हरदम क्या करता है, डिलीवर करता है, या कह सकते हैं डिलीवर नहीं, आप डेसिपेट कहेंगे, लॉस होता है उसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है। आज के वीडियो में दोस्तों केवल आपका रेजिस्टेंस, चूंकि वीडियो हो रहा है लंबा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एल और सी की डिटेल में बात करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे कि एल और सी का क्या प्रभाव, सी का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को समझिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है। वीडियो यहां तक आपने देखा होगा तो आपसे 3-4 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन, पहला यह है कि अगर हम रेजिस्टेंस के मान बढ़ाते हैं तो जेड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, वोल्टेज रेगुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ मैंने बता दिया, बस आपको लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो मैं समझ पाऊंगा वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं, आप सीरियस हैं इस चीज को लेकर। इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पावर फैक्टर पर cos फाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सेफ्टी फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके
जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर होगा या रिच होगा, ठीक है, या फिर आपका सेटिस्फाइड कर देगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मैंने पॉइंट आपसे पूछा। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे आगे की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।